कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज का जो टॉपिक है जीएस 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि 3 विचारक पंडित नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, इन तीनों की विचारधाराएं आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इन तीनों की विचारधारा को आप अच्छे से समझ करके रहें तो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में लिखने में मदद मिलेगी। और जानकारी के लिए बता दें स्टूडेंट्स कि हमारी संस्थान ने गरीब छात्रों के लिए डिस्काउंट ऑफ़र किया है। जो लोग 2500 नहीं दे पा रहे थे, कई लोग रिक्वेस्ट किए, तो हमने 10 दिसंबर तक जो है कूपन जारी किया है, जिसके माध्यम से आप मात्र 1500 में पूरा पीडीएफ और वीडियो लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं और गेस क्वेश्चन भी, जो कि आपके मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जो लोग वो भी नहीं पे कर पाते हैं, तो वो भी आप हमारे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं 7070634348। उस नंबर पे आप कॉल करके काइंडली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और आप मिनिमम जो भी आप पे कर सकते हैं, एक्चुअली मैं इसलिए बोलता हूँ पे करने के लिए कि देखिए, अगर आप कहीं भी शिक्षा लेते हैं तो उसमें गुरु दक्षिणा जरूरी होती है, और आप भी इसके महत्व को समझ रहे हैं और आपके अंदर भी मनोबल बना रहे हैं कि हम किसी का एहसान नहीं लें। जैसे हम ही हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वास्तव में रियल में अगर आप अच्छे स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं और आपको आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है आपकी, तो आप रिक्वेस्ट करें और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं गुरु दक्षिणा लूँगा और गुरु दक्षिणा देने वाले ही सफल होते हैं। इतना जान लीजिए, मैंने जहाँ तक की अनुभव किया है। हाँ, ये नहीं है कि मैं आप कितना देंगे, आप जितना देंगे वो हम आपको उसमें ही आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड, जो भी हमारे पास है, जो भी नोट्स है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उन गरीब छात्रों के लिए है। ऐसे तो मेरा फीस बहुत ही न्यूनतम मैंने रखा है कि गरीब से गरीब भी इसको कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। चलिए, फिर भी बहुत लोग कॉल करते हैं कि सर, तो अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोग अधिकारी बने। जो भी लोग इस 67th के एग्ज़ाम को प्री पास किए हैं, तो वो ज़रूर मेहनत करें। आपको ऊपर वाले ने एक चांस दिया है लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, तो उसका आप उपयोग करें, उसको हल्के में ना लें। यह चांस सभी लोगों को नहीं मिल पाया है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, और इसी कारण से प्रोटेस्ट भी हो रहा है। और आपको अगर लाइफ ने यह मौका दिया है, तो इस चीज़ को आप हल्के में ना लें। हो सकता है आने वाले समय में आप पछतावा करें। और कंपटीशन कब किसका हो जाए और किसका नहीं हो, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए आप मेहनत में कसर ना छोड़े। कम से कम आपके अंदर ये भावना नहीं आनी चाहिए कि अगर हम पढ़े होते, काश अगर हम ये किए होते तो आज अधिकारी बन गए होते। ऐसी सोच आपकी नकारात्मक तब होगी जब आप पढ़ेंगे नहीं। लेकिन अगर पढ़ के जाएंगे तो कम से कम आप ये तो रहेंगे कि हमने पढ़ा, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो इन सब के लिए मैं आपको पहले ही बता दिया कि इस तरीक़ा से आप कोर्स को लें, बाय करें, और अगर दिक्कतें हैं तो आप व्हाट्सएप करें, ठीक है। मैं जहाँ तक होगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी जो लोग 1500 में ले सकते हो ज़रूर लें, क्योंकि देखिए, यह जो रकम है हमारी संस्थान को चलाने के लिए, ना कि वो हमारा फीस है। आप
कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि कोचिंग संस्थान कितना फीस ले रही है, और उसमें भी वो क्या इतने कम टाइम में पूरा कोर्स करवा रही है। जो लोग कर रहे होंगे उनको भली भांति पता होगा, बाकी कहने और करने में अंतर आती है। चलिए, आज का जो टॉपिक है गांधीवादी विचारधारा। तो गांधी देखिए एक सिर्फ महान व्यक्तित्व का ही नाम नहीं है, बल्कि एक विचारधारा भी है। आज भी जब हमारे आसपास में समस्याएं आती है, सरकार का विरोध करना होता है, जैसे अभी छात्र आंदोलन को ही लेकर के देख सकते हैं, तो दिलीप कुमार हर हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वह गांधीवादी विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, और गांधीवादी विचारधारा के तहत ही सरकार को झुकाया जा सकता है। और महात्मा गांधी ने सरकार को झुकाने के लिए यही विचारधारा, जो सत्य अहिंसा है, सत्याग्रह है, इन सब विचारधारा का प्रयोग किया था। और वर्तमान परिदृश्य में भी यह जो है प्रासंगिक है। आपने देखा होगा जैसे किसान आंदोलन, सरकार बहुत ज़्यादा विरोध किया किसान आंदोलन को लेकर के, लेकिन लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा। ये अलग बात है कि वर्तमान की सरकारें जो है पहले की तरह भावनाओं से प्रेरित नहीं होती है, बहुत हद तक कोशिश करती है कि उसको दबा दें, लेकिन फिर भी अगर आप गांधीवादी विचारधारा को सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं तो देखा गया है कि सरकार भी झुकती है। तो इन विचारधारा की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। अगर ये प्रासंगिकता को लेकर के पूछ दे तो आप 2-4 एग्जाम्पल दे करके, जैसे किसान आंदोलन हो गया या छात्रों की मांग समय समय पर जो हुई, बीपीएससी को ही लेकर के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने थॉट को कॉपी पे लिख सकते हैं। ये नहीं कि अब किसी और का जो देखे हैं नोट्स में ये नहीं था तो हम वही लिखें, वो उनका थॉट्स था, ये हमारा थॉट्स है जो हमने अभी लिख के आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपकी थॉट्स थोड़ी अलग हो सकती है, तो आप उसको भी उसमें इंक्लूड करें। और कॉपी में जब आप मिलेगा तो आप पहले देखिएगा लिखा रहता है कि अपनी भाषा में उत्तर दें, यानी बुकिश लैंग्वेज में उत्तर देने की बात नहीं करता है। चलिए मेन मुद्दा पे आते हैं। गांधीवादी विचारधारा, भूमिका में क्या लिखेंगे? गांधीवादी विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा अपनाई और विकसित की गई उन धार्मिक विचारों का समूह है जो उन्होंने पहली बार 1893 से लेकर 1914 तक दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत में अपनाई थी। आपको पता होगा कि गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ। फिर आगे चल कर के उन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए, फिर वहाँ से वो आए, फिर 1893 में यहाँ से दक्षिण अफ्रीका गए, और वहाँ जा कर के जो मुद्दा था भारतीय उद्योगपतियों का, जो वहाँ पे गोरे और काले के बीच में विभेद किया जाता था, तो उसको दूर करने का प्रयास किया। तो फिर देश आए 1914 में, अपने देश, फिर उन्होंने भ्रमण किया और फिर 17 से आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया, और विभिन्न विचारों के माध्यम से जनसमूहों को एकत्रित किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ी, तो वो बिल्कुल हटके था, क्योंकि यह इन्होंने जो मार्ग अपनाया था उसमें अब जनसमूह पार्टिसिपेट कर रही थी। क्रांतिकारी गतिविधि में जनसमूह नहीं पार्टिसिपेट करती है। अब जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो खून खराबा पसंद नहीं करेंगे। जो सही व्यक्तित्व के लोग हैं वो इस तरह के काम को नहीं करेंगे, लेकिन सत्याग्रह तो कर ही सकते हैं। जब उन पे शोषण हो रहा है तो वो आग्रह कर सकते हैं, सत्य अहिंसा का प्रयोग करके अपनी मांग को रख सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ये सब तो कर सकते हैं। तो जनसमूह को अगर एकत्रित करना है तो उसके लिए इनकी विचारधारा जो है आज भी आप देखिएगा प्रासंगिक है।
और अनंत समय तक यह प्रासंगिक रहेगी। सिर्फ सत्याग्रह की विचारधारा ही नहीं बल्कि हर एक विचारधारा आप देखेंगे कि समय समय पे लगता है कि गांधी आज भी जिंदा है और विचारधारा के रूप में, और उनका जो विचारधारा है आज भी कहीं ना कहीं बड़े बड़े समस्याओं को हल करने में देश स्तर पे, राज्य स्तर पे या व्यक्तित्व के स्तर पे मदद पहुंचाती है। अब आ जाइए, गांधीवादी दर्शन न केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है बल्कि पारंपरिक, आधुनिक और सरल और जटिल भी है। आप इसको जितना सरल समझते हैं उतना सरल भी नहीं है और उतना जटिल भी नहीं है। ठीक है, आप इसको जिस तरह से देखेंगे वैसा दिखेगा। और यह केवल राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक ही नहीं बल्कि पारंपरिक और आधुनिक भी है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी उसका यूज है। आज भी समाज में गांधीवादी विचारधारा का बहुत महत्व है। लोग आज भी अपना रहे हैं इस विचारधारा को और अपनी जो उद्देश्य है उसको पूरा कर रहे हैं। यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है। तो गांधी के पास यह विचारधारा आई कैसे? तो गांधी ने बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया, बहुत सारे जो विचारधाराएं हैं पूरे विश्व स्तर की, पश्चिमी देशों के जो विद्वानों ने लिखा था उसका भी अध्ययन किया। तो यह कई पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक है जिनको गांधी जी ने उजागर किया। ये लाइन का यही अर्थ है कि वो पश्चिमी देशों के विद्वानों से प्रभावित होकर के उनके पुस्तक को पढ़ के, जैसे रस्किन बॉन्ड का है, चाहे लियो टॉल्स्टॉय का है, तो वो सब बुक पढ़ करके इनके अंदर जो ज्ञान आई उसकी अभिव्यक्ति इन्होंने इस विचारधारा के माध्यम से किया है। तो यानी पश्चिमी प्रभावों का प्रतीक के रूप में गांधी जी कह सकते हैं यहाँ पर उजागर किया था। लेकिन यह प्राचीन भारतीय संस्कृति में निहित है। लेकिन अगर आप यह कॉन्सेप्ट खोजेंगे तो भारतीय प्राचीन जो सभ्यता संस्कृति है उसमें यह आपको दिखाई देगा तथा सार्वभौमिक, नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करता है। तो इनकी विचारधारा हर एक रूप से आप कह सकते हैं बेहतरीन है, चाहे सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से और सार्वभौमिक नैतिक है। कहीं पर भी वो अनैतिक नहीं है। गांधी जी ने इन विचारधाराओं को विभिन्न प्रेरणादायक स्रोत जैसे भगवत गीता आपको पता ही होगा, कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं उनका संकलन है। जैन धर्म, सत्य और अहिंसा, सबसे ज़्यादा विशेष जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने सत्य अहिंसा पर किया था। फिर ईसा मसीह का जो बाइबिल है, गोपाल कृष्ण गोखले धार्मिक गुरु थे, इनके राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी के। टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन आदि ने इनके विचारों को प्रेरित किया। गांधी जी के विचारधारा में इन सब का प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गांधी इन सब धर्म को, किताबों को अध्ययन किया, फिर अपनी जो विचारधाराएं हैं वो नए नए आधार पर उन्होंने बनाया। टॉल्स्टॉय की पुस्तक जैसे द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू का महात्मा गांधी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसकी चर्चा करेंगे। गांधी जी ने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, इससे उन्होंने सर्वोदय के सिद्धांत यानी अंतिम जो समाज के अंतिम पायदान पे लोग हैं उनके उदय की बात की, और ये उन्होंने रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से ही सीखा था और उसको जीवन में उतारा। अब आज ये विचारधारा को हम पहले विभिन्न स्तर पे बांट लिए। सबसे पहले आप सत्याग्रह जरूर लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे? सत्याग्रह। दूसरा में साधन और साध की पवित्रता। सत्याग्रह मतलब जान ही रहे, सत्य और आग्रह, सत्य अहिंसा, ठीक है, सत्य अहिंसा, ठीक है, और आग्रह, सत्य की आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना, पेटिशन। साधना, साध यानी कोई भी चीज़ अगर आपको प्राप्ति करना है किसी उद्देश्य को, तो जो आप उसके लिए साधन अपना रहे हैं, अगर आपको दुनिया का दौलतमंद आदमी बनना है तो आप
दो तरीका से बन सकते, एक तो नकारात्मक काम करके भी, एक सकारात्मक काम करके भी। तो यहाँ पे साधन साध्य की पवित्रता का अर्थ है कि आप जो पॉजिटिव सकारात्मक काम करके अगर दौलतमंद बनते हैं तब ये साधन साध्य की पवित्रता है। अगर आपको कोई चीज़ की प्राप्ति करना है तो अगर आप चोरी करके प्राप्ति कर लिए तो वो साध्य गलत हो गया, साधन गलत हो गया। तो यहाँ पे गांधी जी यही बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति करना है तो साधन और साध्य, जो प्राप्ति करना है वो और प्राप्ति करने की जो विधि है वो दोनों पवित्र होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, अनैतिक नहीं होना चाहिए। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सभी वर्गों का उदय। गांधी जी हमेशा सभी वर्गों के उदय की बात करते थे। जो गरीब अमीर, ऊंच नीच, जात पात से अलग हट करके ये सभी वर्गों के उन्नति की बात करते थे। जैसे मार्क्सवादी क्या है कि वो वर्ग संघर्ष की बात करते थे कि अमीरों को लूटो, गरीबों में बांटो। लेकिन ये क्या कहते हैं कि सबको जीने दो, वर्ग समन्वय आधारित, सब मिलजुल करके अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें। किसी से लड़ाई झगड़ा या लूटपाट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाइए, वही चीज है यहाँ पे भी, वर्ग समन्वय पे आधारित इनका विचारधारा है, मिलजुल करके, जाति विभेद नहीं, लिंग विभेद नहीं। सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी भी सिद्धांत उन्होंने दिया है, महिलाओं के उत्थान की बात किया है। शिक्षा में उन्होंने वर्धा योजना को लाया है, इसके तहत बुनियादी विद्यालय की स्थापना किया गया। उसमें हस्त कौशल आधारित, हस्तशिल्प के आधारित जो है रोजगार की बात की गई। हस्तशिल्प यानी घरेलू कुटीर उद्योग पर विशेष जोर दे के बचपन से ही स्कूलों में बच्चों को आजीविका के साधन के रूप में कुछ व्यवसाय के जो कुछ काम हैं उसको सिखाना है, और आगे चल करके जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो हस्तशिल्प उद्योग के माध्यम से धन अर्जित कर सके। तो शिक्षा संबंधी भी आगे चर्चा करेंगे। आर्थिक सिद्धांत में उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, यानी जो मालिक हैं, ट्रस्ट के रूप में कोई भी संस्थान की स्थापना किया जाए, जो इनकम हो वो सब में बांटा जाए, जो भी हिस्सा हो। जैसे मजदूर है, मालिक है, तो मालिक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यह हमारी कंपनी है, उसको एक ट्रस्ट के रूप में वो उन्होंने बोला है। और जो भी इनकम हो तो सब में प्रॉपर वे में बांटना चाहिए, हिस्सा लगा करके, ठीक है। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आगे भी चर्चा करेंगे। फिर उन्होंने जो भारी भरकम उद्योग है उसको नहीं अपनाने की सलाह दी, उन्होंने कुटीर उद्योग अपनाने की सलाह दी, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत क्या है, गाँव का देश है, और गाँव के लोग भारी भरकम उद्योग स्थापित नहीं कर सकते हैं। अगर भारी भरकम उद्योग में काम करेंगे तो उनको शहर की ओर पलायन करना होगा, फिर गांव खाली हो जाएगा, जो देश के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इन्होंने छोटे स्तर पे कुटीर उद्योग की बात की, ठीक है। उसके बाद आइए, रणनीतिक तौर पर क्या है, आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय दौर। जैसे इन्होंने क्या बोला कि दबाव समझौता, दबाव की रणनीति भी इसको कहते हैं, कि कुछ समय सक्रिय रूप से काम करें, फिर निष्क्रिय हो जाए, फिर सक्रिय हो जाए, फिर निष्क्रिय। आप देखेंगे कि गांधी जी असहयोग आंदोलन में आपको सक्रिय नजर आएंगे 1920 में। फिर उसके बाद 1922 में जब चौरी चौरा कांड होगा तो निष्क्रिय हो जाएंगे। फिर आगे आके 1930 में आएंगे, स्वाभिनय करेंगे, फिर निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर 1942 में आएंगे और भारत छोड़ो आंदोलन करवाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की रणनीति वो अपनाते थे, ठीक है। आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय में विश्वास था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर जनता, चूंकि जनता के पास जो है सीमित जो है त्याग करने की क्षमता होती है या सहन शक्ति होती है, तो अगर बहुत ज़्यादा यहाँ दबाव मिलेगा और आंदोलन को स्थगित नहीं किया गया उस बीच में,
तो जनता हो सकता है कि फिर आने वाले समय में आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करे, यानी पूर्ण जो है उनका शोषण या समाप्त होने से पहले ही उस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए और फिर से कुछ समय पश्चात फिर से वह आंदोलन किया जाए। तो यह उनकी रणनीति थी, दबाव समझौता दबाव की रणनीति। दबाव बनाओ, फिर जो भी सरकार ने मांग पूरी की उसको मान लो, फिर छोड़ दो, फिर दबाव बनाओ। और इस तरीका से आप देखेंगे कि उनका जो यह विचारधारा है आज भी कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे आप देखेंगे कि इस तरीका से जो दबाव समूह है वो काम करती है। जनशक्ति एवं नियंत्रित जन आंदोलन पर विशेष जोर, तो वो जनशक्ति की बात किया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जनता जोड़ने की बात करते थे और नियंत्रित जन आंदोलन की बात करते थे। अभी आप देखिए, अभी बीपीएससी के लिए ही छात्र नेता जो आंदोलन करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी के विचारधारों के माध्यम से ही अपनी मांगे रखते हैं, क्योंकि वो बार बार जनशक्ति की बात करते हैं कि हम 6 लाख बैठे थे एग्ज़ाम में, उसमें से 1-2 हज़ार लोग जुटते हैं पटना में, अगर इसकी संख्या 3 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए तो हम सरकार को तुरंत अपनी बातों को मनवा सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जनशक्ति की ही बात कर रहे होते हैं। फिर आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की उपद्रवी घटना नहीं घटित हो, इसके लिए विशेष प्रयास करते हैं। तो रणनीति है, ये एक रणनीति के तहत आंदोलन किया जाता है। तो आप इसको आसपास के संदर्भ में भी देख सकते हैं। चलिए अब वही सब पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन किया गया है। यह सत्य एवं अहिंसा पर आधारित, सत्याग्रह क्या है? सत्य एवं अहिंसा पर आधारित एक शक्ति है जो विरोधी हृदय पर विजय प्राप्त करती है। आपका दुश्मन भी है तो आप उसके साथ व्यवहार गलत न करें और उसके हृदय पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास करें। यह सिद्धांत समाज के सभी वर्गों को आकर्षित करती है, इससे जन भागीदारी बढ़ती है और इस शक्ति से साम्राज्यवादी शक्ति का मुकाबला किया जा सकता है। गांधी जी का ऐसा मानना था। इसमें मेन रूप से क्या किया जाएगा? धरना प्रदर्शन और सहयोग नहीं करना है, जेल भरो जैसे कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं। तो सत्याग्रह एक बहुत बड़ा कह सकते हैं गांधी जी का हथियार था, जिसके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों को झुका दिया। उसके बाद है साधन साध्य की पवित्रता, यानी जो आपका उद्देश्य है और उसका जो तरीका है, दोनों जो होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए। उद्देश्य और प्राप्ति का तरीका, जैसे हमने बताया ही कि आपको अगर कोई भी चीज़ प्राप्ति करना है, जैसे हमें धनी बनना है, जैसे हमें अधिकारी बनना है। चलिए आप लोग बीपीएससी के अधिकारी बन रहे हैं तो आपको अधिकारी बनना है और आप पढ़ने के अलावे क्या कर रहे? सेटिंग करवा लिए 30 लाख रुपयों में, 50 लाख रुपयों में। तो ये आपका जो साधन है ये गलत है। आपकी साधन क्या होनी चाहिए? शिक्षा, एडुकेशन। पढ़ वही रहे हैं जो सही साधन का प्रयोग कर रहे हैं अधिकारी बनने के लिए। तो यहां पे वही है साधन साध्य की पवित्रता। चलिए आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सर्वोदय की अवधारणा। सर्वोदय शब्द में ही लिखा है सर्वोदय, सभी का उदय, जो अंतिम पायदान पे, अंत्योदय भी होता है, अंत्योदय अंतिम का उदय, सर्वोदय सभी का उदय। सर्वोदय विद्यालय भी आपने नाम सुना होगा, नवोदय विद्यालय भी होता है, ठीक है। अंत्योदय आगे चल करके यह विचारधारा जो है जेपी आंदोलन में भी दिखेगा, जयप्रकाश नारायण ने भी अपनाया था, राम मनोहर लोहिया ने भी अपनाया था। तो विभिन्न लोगों ने यह विचारधारा अपनाया और आज भी इनकी विचारधारा प्रासंगिक है, आज भी लोग इसको अपना रहे हैं। गांधी जी ने समाज में सभी व्यक्तियों की उन्नति की बात की। वस्तुतः गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित थे। शिक्षा उन्होंने लिया था कि व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित है। अगर आप व्यक्ति की भलाई करते हैं तो सबकी भलाई हो जाती है, ठीक है।
एक वकील का कार्य एक नाई के कार्य के बराबर है, अतः सबको जीविकोपार्जन का अधिकार है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आज भी बहुत लोग विभिन्न छोटे स्तर के काम, जैसे लोगों को लगता है कि छोटा काम कर रहा है, लेकिन जैसे एक नाई भी है, वो एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा होता है, वो छोटा काम नहीं है बाल काटना। अगर आप सोचिए, अगर आपके समाज में नाई नहीं हो तो क्या आप किस प्रकार से बाल काटेंगे? तो बहुत लोग जो दिमाग लगाने वाले होंगे वो कहेंगे कि हम लोग मशीन जो होता है बाल काटने वाला वो खरीद के काट लेंगे। लेकिन देखिए, वो वैसे नहीं होता है, उसके लिए उसका महत्व है, ठीक है। तो समाज में अलग अलग जो जातियां हैं सबका महत्व है। एक फूल माला जो पहुंचाता है पूजा पाठ करने के लिए, उसका भी महत्व है और उनका जीविकोपार्जन है। वो एक नाई है, एक धोबी है, लोहार है, सोनार है, सबका एक बराबर महत्व है समाज में। और कई बार जाति व्यवस्था पे चोट किया जाता है कि ये जातिगत व्यवस्था क्यों बनी। बात सही है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे, अगर पॉजिटिव विचार के हिसाब से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जो जातियां बनी थी वो काम के लिए बनी थी। किसी प्रॉपर जातियों को एक प्रॉपर काम दिया गया था जिससे उनका जीविकोपार्जन चलता रहे। जो जिस लायक थे, अभी भी जो ग्रुप डी के लायक हैं सरकारी नौकरी में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जो अधिकारी बनने के लायक हैं वो अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। फिर हम आगे चल करके कहेंगे कि ये फिर अधिकारी जो है ग्रुप डी क्यों नहीं बने, इनको हमने क्यों नहीं बनाया। तो देखिए, पॉजिटिव में अगर आप सोचेंगे तो इस तरीका से आप सोच सकते हैं, निगेटिव में तो आप पॉजिटिव को भी निगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो जातिगत व्यवस्था, हाँ, कुछ लोगों ने इसको जाति को क्या बना लिया कि अपनी, कह सकते हैं कि हम जिस कर्म आधारित अगर जाति है तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जन्म के आधार पे जो आगे चल करके बनाया गया तो उसमें कमियां दिखने लगी। अब जो ब्राह्मण के लायक नहीं है, जो विद्वान नहीं है, जो कर्म अच्छा नहीं कर रहा है और वो अपने आप को पंडित कहेगा, तो फिर दिक्कत, ठीक है, फिर वहां पे समस्या आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक अगर कर्म आधारित, अगर आपका जातिगत समूह है कर्म आधारित, तो कहीं दिक्कत है। तो गांधी जी का यही विचारधारा थी कि एक धोबी और एक नाई सबको जो है बराबर सैलरी भी मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान संदर्भ में संभव नहीं है। और सभी बात गांधी जी का जो है विचारधारा सभी लोग नहीं मानते हैं, ठीक है। तो कुछ विचारधाराएं उनकी मानी जाती है, कुछ विचारधाराएं लोग, जैसे उद्योग धंधा को ही लेकर के देखें तो पंडित नेहरू जी उनके परम शिष्य थे, जिनको गांधी जी का धर्म पुत्र कहा जाता था, वो भी इस बात को नहीं मानते हैं कुटीर उद्योग को लेकर के। वो बड़े बड़े उद्योग धंधा स्थापना करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि गांधी की अपनी विचारधाराएं हैं। हो सकता है कि वो किस सोच करके उन्होंने वह विचारधारा बनाया, हो सकता है हमारी आपकी सोच से ऊपर की सोच थी। वो बुरे वक्त को भी देख रहे थे, ग्रामीण परिवेश को भी देख रहे थे और आत्मनिर्भर बनने का भी प्रयास करवा रहे थे कि जो व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर बने। बड़े बड़े उद्योगों में मजदूरों जाएंगे तो उनका शोषण होगा, वो शोषण से बचे। तो ये सब भी उद्देश्य था उनका। तो उनकी विचार को बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि उस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। किसी भी विचार को, मैं गांधी जी का हो चाहे किन्हीं का भी हो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। उनकी विचारधाराएं अपने आप में एक महत्वपूर्ण विचारधारा थी, बस उसको समझने के लिए समय चाहिए और उस समय और जगह पे ही आपको समझ में आएगा कि गांधीवादी विचारधारा बहुत ही, कह सकते हैं कि दूरदर्शिता पूर्ण थी, ठीक है। अभी देखिएगा, एक नाई, जैसे अभी बात हो गया, तो क्या आपको क्या लगता है एक टीचर एक डॉक्टर कितना नहीं कमा सकता है? कमा सकता है। अभी के डेट में बहुत ऐसे टीचर हैं जो डॉक्टर से भी अच्छी कमाई करते हैं। बहुत सारे
जो हैं लोग हैं जो छोटे छोटे काम करके बहुत आगे तरक्की कर गए और बहुत अच्छा जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप बस उसको दिल से कीजिए, आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। यह सोच गांधी जी ने शुरुआत में ही बता दिया है। अब भले उस समय के लिए लोगों को लग रहा होगा कि यह कैसे संभव है कि एक नाई को हम एक इंजीनियर के बराबर क्यों माने, एक डॉक्टर के बराबर क्यों माने, एक अधिकारी के बराबर क्यों माने। तो लेकिन अगर आप दूरदर्शिता पूर्ण देखेंगे तो आपको ये भी विचारधारा गलत नहीं लगेगी। चलिए आगे आते हैं। तो इस तरह कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। गांधी जी इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर सर्वोदय पर बल देते हैं, ठीक है, तथा इसके तहत गरीबी, छुआछूत आदि को दूर करने का प्रयास करते हैं। अब आज ये वर्ग समन्वय। गांधी जी ने विभिन्न वर्गों के आपसी सहयोग और समन्वय पर बल दिया। वस्तुतः सभी को सर्वसमावेशी नीति के तहत एकजुट कर जनशक्ति को बढ़ाकर आंदोलन सशक्त बनाने का प्रयास किया। तो वर्ग समन्वय इसलिए जरूरी था कि जब हम आपस में लड़ते रहेंगे, अगड़ी पिछड़ी जातियों में लड़ते रहेंगे, बटे रहेंगे, दलित और महादलित या अन्य जातियों में जब आपस में ही मतभेद रहेगा, तो हम अंग्रेज रूपी जो एक शक्ति है भारत में, जो उसको हम वहां पर भगा नहीं सकते थे। इसलिए गांधी जी ने वर्ग समन्वय की बात किया कि सभी वर्ग, जो जमींदार हैं वो भी और किसान हैं वो भी, दोनों मिलकर के अंग्रेजों को भगाए। दोनों को जो है यहाँ पर साथ रहने की बात करते हैं। तो वर्ग समन्वय की बात उन्होंने किया। उसके बाद सामाजिक और शिक्षा संबंधी सिद्धांत क्या थे? गांधी जी ने समाज में मौजूद ऊंच नीच, छुआछूत एवं लैंगिक भेदभाव की अवधारणा को समाप्ति पर बल दिया। साथ ही महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए शिक्षित करने पर बल दिया। गांधी ने शिक्षा के संदर्भ में कहा कि शिक्षा स्वयं को पहचानने की कला है। शिक्षा क्या है? यह लाइन जरूर लिखेंगे, स्वयं को पहचानने की कला है। उन्होंने मातृभाषा पर बल देते हुए शिक्षा को उत्पादन कार्य से जोड़ करके शिक्षित बेरोजगारी दूर करने का उपाय बताया। यानी हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग अपना करके जो वर्धा शिक्षा योजना है, बुनियादी विद्यालय बना करके उसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुटीर उद्योग का भी ज्ञान दिया जाए, जिससे वो अपने आने वाले समय में जीविकोपार्जन का साधन प्राप्त कर सके। जो आज जाकर के नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई है, नई शिक्षा नीति, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जा रही है। तो आज भी उनकी शिक्षा नीति प्रासंगिक है। अब आ जाइए आर्थिक सिद्धांत। आर्थिक सिद्धांत है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप मतलब आप जान ही रहे हैं, ट्रस्ट बना करके। गांधी जी ने इस सिद्धांत के तहत कहा कि स्वामित्व निजी होते हुए भी, अगर आपकी कंपनी खुद भी है, फिर भी आप सार्वजनिक उपयोग के लिए सुलभ कराएं। अर्थात मालिक उस संपत्ति का संरक्षक मात्र है, आप उसके संरक्षक हैं। इस प्रकार गांधी जी ने मालिक मजदूर के सहयोग पर बल दिया। उन्होंने आधुनिक औद्योगिकीकरण की आलोचना की और कुटीर उद्योग के बढ़ावा पर विशेष जोर दिया। और जब आप देखेंगे आधुनिक समय में, जब कोरोना का काल था, तो फिर से यह कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग नहीं तो लोकल में जो है प्रोडक्ट बनाने की बात की गई। तो ये आप देख सकते हैं कि वर्तमान समस्या में भी यह कुटीर उद्योग को बढ़ावा की बात दिया गया। छोटे स्तर पे मजदूर जो गांव लौटे, वो गांव में ही उनकी रोजगार, एक जिला एक प्रोडक्ट की योजना हो, लोकल वोकल क्या करके है, कुछ है, तो उस प्रकार से आप यहां पर देखेंगे कि सरकार ने कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उद्यमी योजना के तहत अभी भी कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए सरकार जो है उसमें से 10 लाख रुपया जो है लोन दे रही है, कर्ज दे रही है, जिसमें 5 लाख माफ भी हो जाता है। तो इस तरीका से बहुत सारी योजनाएं भी अभी भी आप देखेंगे कि सरकार कुटीर उद्योग को बढ़ावा के लिए दे रही है। तो आज भी प्रासंगिक है। उसके बाद रणनीति कार्य पद्धति, तो हमने बताया ही कि इनकी जो रणनीति क्या थी, दबाव समझौता और दबाव की रणनीति थी। यानी आंदोलन करना है, विराम संघर्ष और विराम भी हम इसको बोल सकते हैं।
पहले संघर्ष विराम में है, फिर संघर्ष में आए, फिर विराम में आए, फिर संघर्ष किए, फिर विराम में चले गए। तो आप देख सकते हैं गांधी जी जैसे 1917, उसके बाद जैसे असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किए 1920 में, असहयोग आंदोलन। फिर देखिएगा 1922 में चौरी चौरा हुआ तो ये एकदम शांत हो गए। फिर आगे चल के 1930 में आए। तो इस तरीका से ग्राफ बना करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आंदोलन के सक्रिय एवं निष्क्रिय दौर में विश्वास। इनके अनुसार जन आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता। अगर आप लगातार आंदोलन करेंगे तो आपके अंदर जो है लड़ने की क्षमता घट जाएगी, क्योंकि जनता के दमन करने की शक्ति असीमित नहीं होती, एक सीमित होती है, वो ज्यादा सहन नहीं कर सकती। अतः आंदोलन को दमन से पूर्व ही वापस ले लेना चाहिए। यानी पूरा दमन ना हो उससे पहले ही आंदोलन वापस लेना चाहिए, अब फिर एक निश्चित समय का इंतजार करना चाहिए और फिर जो है आंदोलन करना चाहिए। वही चीज है दबाव समझौता। दबाव एक ही प्रकार का है। इसके तहत दबाव डालकर समझौते के लिए मजबूर करना है, बाध्य करना है। जो मांगे मांगी गई वो ठीक है, शेष मांगों को फिर आगे दोबारा दबाव बना करके मांग करना है। ये नहीं कि इकट्ठे जो है हम लोग नहीं, पूरा मांग हमारी मांग ही ली जाए, मान ही लिया जाए तो सफलता कम मिलती है। अगर इस तरीका से रणनीति अपनाया जाए तो आज भी सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, स्टेप बाय स्टेप। तो अब लास्ट में निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी के विचारधारा का एक व्यापक आयाम है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी आयामों को प्रभावित करता है। इसी विचारधारा के कारण गांधी आज भी गांधीवादी विचारधारा के रूप में जिंदा हैं और इनके इस विचार की प्रासंगिकता आज भी उतना ही है जितना आजादी के समय में थी। ठीक है, तो इस तरीका से आप इंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गांधीवादी विचारधारा में इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना उस कम टाइम पे लिख लेते हैं, आपके पास 20 मिनट होता है, अगर 20 मिनट में आप अगर इतना भी लिख लेते हैं तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आप भरोसा रखें। हमने जो भी आपके लिए जो नोट्स बनाया है वो हमने बेस्ट सोर्स से बनाया है, इसलिए आप घबराए नहीं, आप टेंशन ना ले, आप एग्जाम दे। बहुत लोग ये छूट गया, वो छूट गया। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने 2-2 बार इंटरव्यू दिया है और मेरा जो चयन हुआ है, जो 5-6 नंबर से मैं चुका हूं, उसके पीछे हमारा लेखन शैली नहीं है, कुछ भ्रष्टाचार भी है बीपीएससी में। इस बात को आप समझिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप आंदोलन में भी जाइए। अभी जो आंदोलन हो रहा है ना, आप अगर फ्री पास हैं तो भी आप ज्यादा खुश मत हुए, क्योंकि आप जो पास हुए 11,000, उसमें से फिर आपको रिटर्न होना है 9,000 को, तब फिर आप अफसोस करेंगे। इसलिए आप पढ़ें, मेहनत करें, मैं आपके साथ हूं। लेकिन जो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उसको आप डिमोटिवेट भी नहीं करें। बहुत लोग मैं देखता हूं यूट्यूब पे, तो आंदोलन होता है, डिमोटिवेट करते हैं उन छात्रों को जो आंदोलन में जा रहे हैं। वो सही काम कर रहे हैं, अभी आपको नहीं पता है। मैं आपको सैकड़ों कॉपी दिखाऊंगा जिसके मार्क्स 5 नंबर और 6 नंबर से चुके हैं और उसमें कॉपी में से घटाया गया है, फिर से उसका रीचेक करके उसके नंबर को घटाए गए हैं। आप YouTube पे सर्च मारिए, आपको सैकड़ों कॉपी मिलेंगे। वैसे हमारे साथी, मैं आपको खुद बता दूं कि हमारे साथी का मात्र 3 मार्क्स से चुका था, मेरा तो थोड़ा 6-7 नंबर से चुका था। हमारी कॉपी भी अभी तक मैंने RTI डाला नहीं आया, लेकिन उनका जब चुका था तो मैंने देखा उनका कॉपी और 3 नंबर से चुका था, उसमें 7 नंबर दोबारा रीचेक में घटाए गए थे। क्या रीचेक सिर्फ सफल जो हो रहे हैं, जो एकदम बाउंड्री पे, उनके लिए होता है? इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप लोग इस बात को नहीं जान रहे हैं और मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूं ज्यादा। आप लोग मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, लेकिन अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो आप जो है उसमें दखलंदाजी कम से कम मत कीजिए, उसको करने दीजिए, वो सही कर रहा है। हमने 2-2 बार इंटरव्यू दिया है और 2-2 बार मैं जान रहा हूं कि क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार कहां पे है, हर एक स्तर पे भ्रष्टाचार है। अब बात को समझें। चलिए, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।